नमस्कार दोस्तों, डिकोडिंग एस्ट्रो सूत्रास के इस स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब कुंडली की हम व्यापकता में बात करते हैं तो सर्वप्रथम तो प्रथम या पहला भाव और आठवें भाव की प्रासंगिकता को हम बड़ा देखते हैं, क्योंकि आयुर्ध्याय जो है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आठवां भाव जिसे हम रंध्र भाव कहते हैं और जिस पर हम ये जानते हैं कि इसमें जो रहस्य है और उसी रहस्य को उजागर करने में, या हम कहते हैं जो शोध करता है या ज्योतिष का एक स्वरूप भी यहाँ से जुड़ा है, तो ये जो रंध्र भाव है और जब ये कर्म से जुड़ता है, जब ये पूर्व जन्म से जुड़ता है, जब ये आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि एक स्पेशल वर्ड है पेंडिंग कर्मा, यानी इसकी प्रासंगिकता को हम गीता में भी देख सकते हैं। हम फॉर्चून तो देखे, लेकिन फॉर्चून से पहला हमारा आठवां भाव होता है, उसको मिस फॉर्चून से भी हम देखते हैं। तो ऐसी काफी सारी गुत्थियां हैं। विषय और प्रसंग है, पिछले 3 साल से हम ज्योतिष जगत में सोशल मीडिया पे काफी देखते आ रहे हैं कि जो पेंडिंग कर्मा है और आठवां भाव है, ये इस समय मोस्ट ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग होने का अर्थ ये हुआ कि इस पे प्रति लोगों की सोच है, लोगों की एक व्यापक रुझान है। इसी कारण ये स्थिति स्पष्ट या निर्मित हुई है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के एक व्यक्ति पर जाकर टिकते हैं, जिन्होंने, चाहे हम चंद्रकला नाड़ी कहें, चाहे हम कर्म विपाक संहिता कहें, उन गूढ़ शास्त्रों में से इन चीजों को बारीकी से देखा है और उन्हीं के जो व्यापक ग्रंथ हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए काफी सारे जो इस समय ट्रेंडिंग वीडियो मेकर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, यानी शास्त्र का प्रचार उस तरीके से हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना हम आज उसके मूल स्रोत तक पहुंचे। दोस्तों, हम सौभाग्यशाली हैं कि उसके जो मूल स्रोत हैं इस वर्तमान युग में जिन्होंने इसे डिकोड किया है, वो है आदरणीय हेमंत भट्ट साहब। हेमंत भट्ट साहब, हम सबकी तरफ से आपको सादर प्रणाम। मेरा भी सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ये आपके माध्यम से मौका मिल रहा है, तो सबको प्रणाम मेरा। तो हेमंत सर प्रणाम। प्रणाम। तो मैं पहली जो स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा सबके लिए कि हम जब रंध्र भाव की तरफ हैं, पेंडिंग कर्मा की तरफ हैं, आपसे पूर्व में भी मेरी अंकों में चर्चा हुई है जिसमें गीता के कर्म सिद्धांत को भी आपने उल्लेखित किया है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो गीता में जो 3 प्रकार के कर्म हैं, उनसे ये पेंडिंग कर्मा कितना कनेक्ट है, या उसी का पार्ट है, या इसमें आप कुछ अंतर देखते हैं, हेमंत भट्ट साहब? यह गीता में जो दिया हुआ है वो, उसको हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से समझेंगे तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो कई शास्त्रों में दिया हुआ है ये, इसे आप पेंडिंग कर्म ले लीजिए, इसको आप कार्मिक देप्त दे लीजिए, यानी कि कर्म का ऋणानुबंध ले लीजिए। तो ये सभी चीजें इसमें से ही निकल के आती हैं। और नाड़ी ग्रंथ में बहुत सारे विवरण मिल जाएंगे आपको, और उसका जो मेन स्रोत है तो ये है कर्म विपाक संहिता और नाड़ी के कुछ भृगु संहिता। चंद्रकला नाड़ी में भी कहीं बहुत सारे रहस्य ऐसे मिल जाएंगे। तो इन सबको हम जब जोड़ेंगे तो आठवां भाव जो है, जो रंध्र भाव हम बोलते हैं, रंध्र यानी सॉफोकेटिंग, समथिंग विच यू कैन नॉट ब्रीथ, सॉफोकेशन हो जाएगा। तो वहां से आपको मिलेगा कि ये पेंडिंग कर्म या कर्म ऋणानुबंध क्या है। कर्म के ऋण से ही हम जुड़ते हैं, रिलेशन, 4 प्रकार के रिलेशन होते हैं। तो कर्म विपाक में दिया हुआ है, 6ठा अध्याय है मेरे ख्याल से, कि 4 प्रकार के रिलेशंस हैं, और वही रिलेशंस के आधार पे हम, चाहे पत्नी हो, हस्बैंड हो, स्पाउस, चिल्ड्रन, फ्रेंड, लवर, जो भी रिलेशंस आप है वो 4 प्रकार के होते हैं।
तो आठवें भाव से आप देख सकते हैं कि भाई कर्म का ऋण जब एक्टिव होता है या जब वो दिखता है आपके बर्थ चार्ट में, तो वो संबंध बनता है। जैसे ही वो खत्म हो जाएगा तो आपका जो रिलेशनशिप है, चाहे पत्नी का हो, पुत्र का हो, लवर का हो, फ्रेंड का हो, जिसका भी, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा, सेपरेशन या सेटल, सेटल हो जाएगा या सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो कर्म का ऋणानुबंध है, वो देखने की चाबी आठवें भाव से शुरू होती है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में श्लोका नंबर 8, चैप्टर नंबर 14, पार्ट 1, खेमराज मुंबई एडिशन, उसके अलग अलग होते हैं, सब इंटरप्रिटेशन अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक इंटरप्रिटेशन मिलेगा कि ये कार्मिक ऋण है। ऋण दान ग्रहण ऐसा शब्द प्रयोग है वहां, तो वहां से आपको ये मिल जाएगा कि कहाँ कैसे चलना है। तो उसको आधार लेके जब एक्टिव होगा या वो दिखाता है बर्थ चार्ट में, तो ऋणानुबंध से संबंध बन जाएगा। धर्म का संबंध है, शत्रु का संबंध है, ऋण संबंध है, मित्र संबंध है, वो आपको वहां से देख के पता चल जाएगा बर्थ चार्ट में। तो रिलेशन अपने आप बन जाएंगे। खास करके ये हस्बैंड वाइफ का ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की मॉडर्न टाइम। तो इस प्रकार से हम उसको खोज सकते हैं, और कब वो एक्सटिंक्ट होगा, यानी कि समाप्त होगा, ऋणानुबंध कब समाप्त होगा, तो और कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, ये सब आठवें भाव से दिखता है। तो आठवां भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, शायद इसी के लिए उसको सीक्रेट भाव बोला है। तो इस प्रकार से हम आगे लेके जा सकते हैं। अभी इसमें आप संचित कर्म है या क्रियमाण जो कर्म है वो जोड़ सकते हैं, और उसके हिसाब से आप उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ज्यादा अगर आप किसी को इस ग्रंथ को पढ़ना है तो अकेले तो एक ग्रंथ में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपना होराटिक्स बोलता है कि भाई आठवां भाव देखो, कर्म विपाक बोलता है 12 भाव, चंद्रकला नाड़ी भी 12 भाव को लेता है, कई बार फिफ्थ को लेता है, कई बार, लेकिन उसका एक पैरामीटर है, कौन सा भाव ऋणानुबंध के लिए लेना है उसका एक पैरामीटर होता है, वो अलग विषय है। लेकिन जो कर्म है, जो ऋणानुबंध है, उसे देख लेना चाहिए। ये चीज ज्यादातर जब सेपरेशन का सवाल आता है तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हम क्या सलाह दें, जहां तक जो हमारे पास आता है गाइडलाइंस के लिए। तो इम्पोर्टेंट ये चीज है, प्रैक्टिकल चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस प्रकार से आप उसको देख सकते हैं। अर्थात अनुपम जी, जी, आपने जो यहाँ स्पष्ट किया कि हम जैसे जो हमारी यात्रा से हम जब मुक्त होते हैं तो आठवें घर से ही हम निर्वाण की तरफ अपने को देखते हैं। तो अब इसमें जो हम ये मानते हैं कि पूर्व जन्म की स्थिति को भी पांचवें भाव से देखने की स्थिति है, और आठवां भाव जो गूढ़ रहस्यों का है तो उसको मान्यता मिलती है, और 12वां भाव भी जो है वो सेल्फ से च्युत होना यानी सेल्फ से दूर होना, उसके हिसाब से हम मानते हैं। लेकिन ये तीनों ग्रंथ का अपना एक आकार है या इनका एक अपना पैराडाइम है जिसके तरफ से ये सारी चीजों को देखते हैं। लेकिन मेरा जो मूल प्रश्न ये है कि हम अगर इस जन्म में आए हैं तो रिलेशनशिप तो हम सेवंथ हाउस से बात स्पष्ट ही करते हैं, और जो सातवें भाव को जो ब्रेक इन द जर्नी भी कहते हैं हम, कि यात्रा में जो रुकावटें हैं वो रिलेशनशिप सारी चीजों से आती हैं, जिसमें मैरिज भी एक बड़ा पार्ट है। यानी अगर गृहस्थ हैं और संतति विचार की तरफ है, कुल वृद्धि की तरफ है, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण स्थिति है। ऋषियों के लिए हम बात नहीं कर रहे कि जो संन्यास्त हैं, लेकिन
सबसे पहली चीज ये आती है कि रिलेशनशिप में जाने से पहले भी हम जिस जीवन को जीते हैं, तो वो भी किस तरीके के कर्म ऋण के अधीन होता है, उस पर आपको इन ग्रंथों में, चाहे हम चंद्रकला नाड़ी कहें, चाहे हम कर्म विभाग कहें, कुछ आपको सूत्र मिलते हैं आदरणीय हेमंत भट्टी जी? जी हाँ, ये सूत्र बहुत सारे मिलेंगे। जो हमारे इंडिविजुअल लाइफ है, जो हमारे कर्म विपाक है, उसको भी देखना ही चाहिए। लेकिन वो कब देखते हैं हम, कि जब इंडिविजुअल पर्सनल कुछ बहुत ट्रबल आ जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि भाई ज्यादातर संतान के लिए भी दिया हुआ है, लेकिन कैरियर में प्रॉब्लम आ सकते हैं, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये बहुत सारे जगह है जहां हम ये ऋणानुबंध को देख के आगे चल सकते हैं। ये जो 7th हाउस का रिलेशनशिप दिया है मैंने, वो एक एग्जांपल। आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी आपको देख सकते हैं कि भाई करंट लाइफ में कौन सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम का रूट कहाँ छुपा हुआ है। तो वो देखने के लिए आप कर्म विपाक 8वें भाव से देख सकते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो उसमें मेरे ख्याल से बहुत सारे हैं। 12th हाउस है, 9 मास का 12th हाउस है, 8th हाउस है, 9th हाउस है, 5th हाउस है। तो बहुत सारे पास्ट लाइफ को देखने के लिए कि ऋणानुबंध क्या है, वो देखने के लिए बहुत सारे है, मेथड्स है। लेकिन वो मेथड्स में कौन सा एप्लीकेबल है, उसका स्पेसिफिक पैरामीटर होता है। वो पैरामीटर जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आप बोलोगे कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो है, तो वो ठीक है। अपने हिसाब से सब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन जब आप उसका पैरामीटर समझोगे कि भाई ये इस पैरामीटर के हिसाब से हम 5वां भाव ले सकते हैं, या 9वां भाव ले सकते हैं, या 12वां भाव ले सकते हैं। 12वां भाव और 8वां भाव कॉमन है। हाँ, 5वां या 9वां भाव लेने के लिए जब आप जाओगे, तो उसका ल्यूमिनरीज, चंद्र और सूर्य, उसमें जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उसका D3 या D9 या D12 का पोजीशन लेके आप कर सकते हो। कई लोग D60 भी लेते हैं। लेकिन हमारा जो जन्म है, मनुष्य का जो जन्म हुआ है, वो धर्म के अनुरूप हुआ है। आपने बहुत सारे कर्म किए हैं, बहुत सारे जन्मों के कर्म है, एक माउंटेन जैसा है। उसमें से आपने बहुत सारा भुगत लिया है, बहुत सारा पेंडिंग है। तो जब मेरे, दिस इज माय व्यू पॉइंट, कि जब हमारा सिंफुल कर्म और ग्रैंड होली कर्म, ये जब इक्वल होता है, तो हमें चांस मिलता है मनुष्य योनि। क्योंकि जो सिंफुल कर्मा है, वो आपने भुगत लिया है कहीं ना कहीं, एनिमल योनि में या नर्क में, या ऐसा जो भी आपको योनि राशि के हिसाब से आप देखते हो, तो वहां आपको मिल जाएगा। तो जब मनुष्य का आपको जन्म मिला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई सिंफुल कर्मा और होली कर्मा इज इक्वल। तो शायद D60 में इसके लिए बेनिफिक और मैलिफिक दोनों इक्वल है। उसके जो पोर्शन है वो इक्वल होता है। तो इसी के हिसाब से अगर हम चले, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा एक्टिव, अभी भी कुछ भुगतना बाकी है, तो वो मैलिफिक के हिसाब से पता चल जाए। बेनिफिट है, बेनिफिट प्लैनेट कनेक्शन में है, तो हमें चलेगा कि भाई चलो ठीक है, अच्छा है कि कुछ पहले पुण्य अर्जित कर लेना है। पुण्य अर्जित का जो कर्म है, उसे हम भुगत लेंगे, तो लाइफ विल बी फुल ऑफ कंफर्ट्स, वेल्थ, हैप्पीनेस, एक्सेट्रा हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं दोनों के माध्यम से। लेकिन आज का सब्जेक्ट मैटर है रंध्र भाव। तो रंध्र भाव का आप जी, ले तो सकते हैं। मैं आपसे आज्ञा लेकर के कुछ दो तीन और चीजें पूछना चाहूंगा। आपने पूछिए। D60 की बात की, और आजकल जुड़वा बच्चों पर एक काफी बहस चलती है। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ इसमें अन्य है कि अगर हम जुड़वा बच्चे भी देखते हैं, तो उनके भी जो ऋणानुबंधन है वो अलग हो सकते हैं, शायद इसलिए उनकी डेस्टिनी अलग हो। क्या ये सूत्र, क्योंकि CKN में तो मिलते हैं,
लेकिन कर्म विपाक में आपको ये स्थितियां तो बहुत स्पष्ट हैं। शायद आपने अभी नवीन ग्रंथ में भी उसको लिखा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। ये जो ऋणानुबंध होता है, चाहे ट्विंस लो या ट्रिप्लिकेट लो, जो भी है, तो उसका ऋणानुबंध अलग अलग होता है। कहीं ना कहीं ये आपस में बहुत गहरी रीत से, अगर जितना मुझे पता है, कि अगर आप उसका अ, कर्म विपाक देखोगे, ऋणानुबंध देखोगे, तो कहीं ना कहीं बहुत क्लोज। और ये आप देख सकते हो D60 से, देख सकते हो जो भी डिवीजन अलग हो जाता है, वो डिवीजन को आप लेके कर सकते हो। या फिर दूसरा भी आपके पास है, कारक भी है, आरूढ़ लग्न है, अ, अपना ये भी है, कारक लग्न भी है। गुरु से देखिए, लग्न से देखिए, आरूढ़ से देखिए। शायद आरूढ़ और लग्न सेम ही आ जाएगा, अगर टाइम में बहुत डिफरेंस नहीं है तो 9 मास से देखिए, 9 मास भी अगर है तो D12 से देखिए, D12 से भी अगर हो तो फिर ऐसे आप 60 अप टू 68 डिवीजन पे जा सकते हैं। लेकिन कर्म विपाक आप ऋण ऋणानुबंध आपको देखना है, तो बृहद पाराशर होरा शास्त्र में भी है और कर्म विपाक में भी, D9 से आप देख सकते तो अब मैं आपसे मूल विषय पर आने की गुजारिश करता हूं कि हम जो रंध्र भाव है, हमारा 8वां भाव है, 8वां घर है, उसमें किस तरीके से छुपे हुए हैं ये रहस्य, जो हम शायद कुंडली के मूल आयाम से, क्योंकि कई सारे प्रश्न उठते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे कि सबके D9 एक है तो फलाना एक है, ढिकाना एक है, लेकिन उसके बाद भी हम दो प्रश्नों पर रुक जाते हैं, चाहे दुनिया के कितने भी नूतन सिस्टम हो, कि इस जन्म में इसी परिवार में क्यों, और इस जन्म में स्त्री पुरुष या ट्रांस ही हमने जन्म क्यों लिया। तो ये उत्तर अनुत्तरित रह जाते हैं, शायद इन्हीं के जो रहस्य वो 8वें घर में है। तो अब आपसे जो इस सेशन के जो प्रथम भाव में, हम इस पर एक आपका दृष्टिकोण चाहेंगे, और अगले अंक में जो आपका इसका व्यवहारिक प्रयोग है उस पर हम आपकी बात को सुनने का हैं, आदरणीय। अवसर ले लेंगे। जी। हाँ, चंद्रकला नाड़ी में मिल जाता है कि भाई आपका इस जन्म में कौन से कास्ट में जन्म हुआ है, इतना मिल जाता है। ये कर्म विपाक में मिल जाता है। लेकिन जो सब कास्ट होती है वो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, कहीं कोई नाड़ी ग्रंथों में मिल जाता है, जैसे सप्तर्षि नाड़ी, कि भाई कौन सी कास्ट में आपको जन्म है। लेकिन वो बहुत, जो जिस प्रदेश का होता है उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, तो वो जस्टिफाई कर सकता है। वरना इट इज नॉट। हाँ, राशि के हिसाब से आप ब्राह्मण है, शूद्र है, या फिर वैश्य है, ये आप क्षत्रिय है, ये आप डेराइव कर सकते हो। इतना इतना इजी है। उसके आगे अगर आप जाओगे तो आपको स्पेसिफिक एरिया का, कास्ट का, इसका नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी हो जाता है। वन इट इज नॉट इजी। मैं यहाँ बैठ के हिमाचल का कुछ रिलीजन का कुछ होगा, या उसके कास्ट का सिस्टम कुछ होगा, तो मेरे कम समझ में आएगा, अनलेस एंड अनटिल आई एम वेरी वेल नॉलेजेबल अबाउट दैट। अगर आप नॉलेजेबल हो तो आप वो नाड़ी ग्रंथ को पढ़ के आप उसको डेराइव कर सकते हैं। जहां तक मैंने देखा है वहां तक सप्तऋषि नाड़ी में है कि भाई आपको कौन सी कास्ट में, सब कास्ट में जन्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब में मिल जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक अगर आपको नीचे जाना है, सब कैटेगरी में जाना है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है, और उसको समझने के लिए। बाकी ये ये दूसरे ग्रंथ में मैंने नहीं देखा है। जी, अनुपम जी। तो अगर हम जो रंध्र भाव से देखना चाहें कि कर्म ऋणानुबंधन या इस जन्म में जो भी दिक्कतें हैं, तो उसके कर्म विपाक से कहें हम, या सीक्वेंस से कहें, या हमारे जो कोर ग्रंथ है जिनमें ये उपलब्ध है, तो उसे किस तरीके से देखने को शुरुआत करें हम, किन सूत्रों पे जो आपने स्पेसिफिकली फाइंड किए हैं, तो उस पर आपकी थोड़ा सा प्रकाश हम चाहेंगे। भैया भैया मैं बीच में टोकूंगा जी। अगर बोलिए आज्ञा हो बोलिए। तो।
अभी जो पास्ट में ऋणाबंध या परेशानियां थी लोगों की, और जो प्रेजेंट फ्यूचर में आने वाली परेशानियों में, क्या उनमें कंसेप्चुअली चेंज है कि वो सेम टू सेम है? पहले हम लेते हैं जो आप, प्रेजेंट लाइफ का प्रॉब्लम, वो बदलता हाँ, रहेगा। पहले तो मैंने कैटेगराइजेशन करना चाहूंगा कि मैं फर्स्ट 10 कैटेगराइज है जो मेरी परेशानी है। करियर है, प्रोफेशनल करियर्स है, पर्सनल करियर्स है, रिलेशनशिप है, एनीमी है, डेप्थ है। एनिमी है, डेप्थ है। इस तरीके का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट सेम रहा होगा, कंसेप्चुअली तो कहीं चेंज नहीं होगा पुराने शास्त्रों में और अभी पे भी। कि परेशानियां, जैसे बुद्ध कहते हैं दुख का कारण क्या है, दुख तो सेम ही था, है ना? दुख का कारण ढूंढे। अब दुख के जो कारण थे या परेशानी जो ऋण के कारण थे या कर्मों के कारण थे, क्योंकि बुद्ध ने सबसे पहले कर्मों की बात किया था, जहां तक मुझे मेरे नॉलेज में है। तो जब कर्मों की बात हो रही थी, या कर्मों को दो तरीके से लिया उन्होंने, एक तो कर्म का फल जो कि हाथों हाथ मिले, एक कर्म का फल जो पीछे से आ रहा है। तो अभी के कर्मों में जो डिजीज है या वो चेंजेस आए हैं, बाकी जैसे अभी कोरोना होके भी गया, वो भी कर्मों का पता नहीं क्या था, किसी को समझ नहीं है वो। लोग आए और चले गए, बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग चले गए, बहुत सारे ओल्ड जनरेशन के लोग चले गए, क्या उनके लाइफ उन्होंने कंप्लीट किया कि नहीं किया वो भी नहीं पता हमें। तो क्या वो सिचुएशनल चेंजेस अभी के वो पुराने संदर्भ में, अभी के प्रेजेंट संदर्भ में मैच होता है? अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात कि ये जो आपका करंट लाइफ है, उसमें आपने बोला कि भाई चेंजेस होते रहते हैं, दुख के कारण चेंजेस होते रहते हैं, या विपत्ति के कारण चेंजेस होते रहते हैं। क्या विपत्ति खुद या दुख, डिसीज, ये अलग अलग होते रहते हैं। एक बात है, अभी जब हम उसको कर्म विपाक के माध्यम से देखेंगे, पांचवें भाव के माध्यम से, कि भाई इसका मूल कारण क्या है, उसका मूल कर्म क्या है, कि जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, जो आपने भुगत भी चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ अंश कैरी फॉरवर्ड हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो वो जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो वही जो दुख का कारण है, तो वही तो नहीं है। ये पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा, वो एसेस करना। वो अगर एसेस हो गया तो समझो कि हाँ भाई, कि ये दुख का कारण ये है। अभी 5 साल 10 साल हो गया, दुख का कारण दूसरा हो गया। आप यही कहना चाहते हैं? तो ये दूसरा कारण हो गया। तो जिस भाव से दो दो है, कॉन्सेप्ट दो है, एक फंक्शनल है, एक नाटाल है। तो फंक्शनल से भी आप देख सकते हैं कि उसका कारण क्या है, और नाताल के 8 भाव से भी देख सकते हैं उसका कारण क्या है। दोनों अगर साथ में मिल जाते हैं तो कारण स्पष्ट आ जाता है। समझ रहे हैं आप? फंक्शनल भाव है और नाताल 8 भाव है। अगर दोनों सपोज दशा से जुड़ गए, दशा जो आपकी चल रही है उससे जुड़ गए, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई ये तकलीफ है इसमें, और वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। जो आपके पास जातक आते हैं, उनसे कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है क्या। अगर वो कंफर्म दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, कि भाई कर्म का ऋणानुबंध है, जो आया हुआ था पर वो समाप्त हो गया है, या नहीं हुआ है, या आप भुगत रहे हैं। समाप्त हो जाएगा तो सेटल हो जाएगा, या सेपरेट हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। सेपरेशन में आगे नहीं जाएंगे, बहुत सारे आते हैं। सेटलमेंट हो जाएगा तो या शांत हो जाएगा, चलो ठीक है, अभी चलाएंगे, कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, बाकी सब प्रैक्टिकल है जो हमें समझना है। तो कौशिक जी, मेरा मानना है कि जो सर ने बताया है वो उचित प्रतीत होता है, क्योंकि 100 साल पहले की बात करें तो हम एग्रो इकोनॉमिक्स में थे। लाइफ में रिलेशनशिप के हमारे दायरे बड़े संकुचित थे। जैसे जातक परिजात में हम देखें तो कर्म की जगह हमें उस अध्याय में कम श्लोक मिलेंगे, प्रवज्या ज्यादा मिलेगा। अब ज्यादा हमारी लाइफ की वैरायटीज बढ़ गई तो शायद हम प्रयोग भी उसके उतने देखने लगे, लेकिन हम मूल अवधारणा में जिस तरीके से रिलेशनशिप देख रहे हैं, और गृहस्थ में अगर हम आते हैं तो रिलेशनशिप डेफिनेटली मैरिज होती है। तो मैं चाहूंगा कि एच एन राव साहब, कोई प्रश्न इस समय तक आपके पास? उसके बाद हम अगले अंक में एक व्यवहारिक प्रयोग पर आपसे चर्चा करेंगे। तो कोई आपका प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं इस विषय से जो संदर्भित हो। नमस्ते।
आपको अनम्यूट करना। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर नमस्ते। इन चीजों के समझने के लिए आपने जो साहित्यों की चर्चा की उसमें से कुछ साहित्यों को आप रिकमेंड करेंगे, कौन सा स्टैंडर्ड है जिसको कि हम पढ़ के समझ के कुछ आगे बढ़ पाए, या अगर आपका कोई साहित्य है तो अगर आप रिकमेंड कर सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। अभी जो मेरे यहाँ मैंने थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम। जी मेरा जो अभी जी लास्ट बुक है, नारी प्रिंसिपल टू डिटरमाइन पास्ट एंड प्रेजेंट लाइफ, ये जी मेरे ख्याल से दिख सकता है। ये सर सागर सर पब्लिकेशन का है। हाँ, तो उसमें मैंने जी डेराइव कर दिया है कि भाई कर्म का फल क्या है, और आप यहाँ तक प्रभु कृपा से, भगवत कृपा से, सबकी कृपा से वहां तक डिटरमाइन कर पाया हूँ कि भाई आप पिछले जन्म में कौन से साल में, कौन से समय में, कौन से प्लेस में पैदा हो गए थे, जी जी तो आप वहीं से समझ सकते हो। तो अगर इसको पकड़ेंगे आप, तो आप कर्म विपाक को बहुत इजी तरीके से समझ पाओगे, कर्म विपाक को। जी। क्योंकि कर्म कर्म विपाक में कोई, विपाक। हाँ, कर्म सर विपाक में कुछ नहीं है। जी सीधा, हाँ, सीधा आपको एलोब्रेशन मिलेगा कि ये नक्षत्र में पैदा हुआ तो ये फल मिलेगा। उसको डिकोड कैसे करें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही, वो एक, इम्पोर्टेंट उसका डिकोडिंग ही है। हाँ, तो ये डिकोड करने के लिए ये है, ये ओके, पेज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्लीज। या ये सागर पब्लिकेशन का है, अमेजोन पे मिल जाता आप ओके सर, थैंक यू। है। राव ये साहब, अच्छा, राव ये साहब, वाकई में, अनुपम जी, ये वाकई में आपने बहुत बढ़िया बुक काफी है। वो ग्रंथ मैंने आपका पूरा सीक्रेट खोल दिया है काफी ग्रंथ उसमें। लिखे हैं, और इनकी आगामी बुक भी बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली, जो कर्म विपाक पर ही आधारित है और बड़ी व्यापक है। हाँ जी। हाँ, वो सब पूरा 108 चैप्टर को डिकोड करने वाला हूँ। तो चालू कर दिया है। एक्चुअली एक्चुअली जो कर्म विपाक संहिता उपलब्ध है, जो मेरे को भी कहीं से मिली है, अब हाँ वो किस पब्लिकेशन का स्टैंडर्ड है ये नहीं मालूम। तो उसमें तो क्या है, केवल नक्षत्र और उनके नौमांस दिए हुए हैं कि इस नौमांस में जन्म होगा तो ये ऐसा है। वही है, लेकिन उसको कैसे डिकोड करे उसका रहस्य दे दिया है। जी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट यही है, उसका डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें नहीं दिया है, इसमें थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा, जो अभी आएगी नहीं उसमें पूरा जी रिकॉर्डिंग है। सर पूरा सर रिकॉर्डिंग सर मिल जाएगा आपको। तो चार सर पांच सर चार्ट लूंगा। वैसे आदरणीय, उसमें भी, कर्म विपाक में भी बहुत सारे मेथड्स है। 10 10 12 मुझे पता है, उसके ज्यादा किसी को पता होगी तो होगा, लेकिन 10 एक, मिनिमम 10 मुझे पता है। लेकिन 10 लेंगे तो 1008 ये हो जाएगा चार्ट्स, और बहुत बृहद हो जाएगा। तो अभी थोड़ा चार सर पांच ही लिया। सर आपने ये जो बुक्स लिखे हैं ये इंटीग्रेटेड ऑफ सारे ग्रंथों को लिखे हैं कि आपने किसी एक स्टैंडर्ड ग्रंथ को ही वो किया है? नहीं, रेफरेंस दिया है, सबका रेफरेंस, हाँ क्लासिकल तो रेफरेंस। क्लासिकल नहीं, एक रेफरेंस को इंटीग्रेट किया। अलग अलग है, अलग अलग है। चंद्रकला का है, होरा टेक्स्ट का है, कहीं कोई दूसरा टेक्स्ट मिल गया तो उसका है। तो तो आप आपके हिसाब से, हाँ कौशिक, भैया आप बोलो आप बोलो। यहाँ से हम आदरणीय भट्ट साहब से कोई अनुरोध। पूछने दो उससे, जी कोई जी, बात नहीं। कौशिक का आप अपना कंटिन्यू कर सकते कौशिक जी, बोलिए बोलिए बोलिए। उनका उनका सर ये जो, संदेश। हाँ सर ये जो आपने ये डिराइव किया हुआ, मैं ये मान के चलूँ सब सब इंटीग्रेट करके आपने कुछ डिराइव किया होगा, तो उस ड्राइव को आपने अपने लॉजिक्स के साथ उसको दिया है, क्योंकि आप वन टू हस्तांतरण वन भी उसी किताब को छाप, हाँ वो वन टू वन उस किताब को तो छापा नहीं है, लेकिन सम डिराइव पे आप पहुंचाओगे, तो उसको ही हम सूत्र कहते हैं, दैट इज नॉट एंड, इट शुड बी ए थियोरम, कि वो आगे बढ़ रहा होगा आगे, जिसके हम दूसरी किताब ला रहे हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा होगा, है ना, सूत्र है, इट इज ए थ्योरम। तो मेरा ये कहना था कि क्या इसके डेरिवेशन पॉइंट या एप्लीकेशन पॉइंट पे कोई काम किया हुआ है, या हमें, यही हम जैसे एप्लीकेशन, यंग, इसी में भी एप्लीकेशन ही दिया है, ये डेराइव करके। क्योंकि क्योंकि जितने बुक्स, मतलब मैं क्योंकि यंग हूँ आप लोग से, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जितने भी बुक्स आए हैं उस बुक में अप्लाइड फॉर्म कुछ भी नहीं है, सारे के सारे जो है वो थियोरेटिकल है। एप्लीकेशंस में, थियोरेटिकल है। एप्लीकेशंस और अप्लाइड फॉर्म पे क्या काम हो रहा है वो अभी तक नहीं समझ में आया। हम लोग सब कंफ्यूज हुए पे देख रहे हैं कि कोई, जैसे मुझे लगता है कि इस किताब में शायद कोई अप्लाइड फॉर्म में दिखे, इस किताब में कोई, तो अप्लाइड नहीं नहीं, फॉर्म पे इसमें जो अप्लाइड ब्रेन का फॉर्म है, काम है वो। अप्लाइड फॉर्म है इसमें। थैंक यू सर। वो पहली किताब मेरी जो थी उसमें भी अप्लाइड फॉर्म ही था, लेकिन बहुत कम समझ पाए उसको। ये ये जो किताब है वो अप्लाइड फॉर्म में ही है।
जिसमें आपको बहुत सारे ये भी मिल जाएगा, चार्ट्स भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल चार्ट्स को जो आप अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि कर्म विपाक में क्या होता है कि भाई एक ही चीज है थ्योरीज लिखा है, हुआ, पूरी थ्योरीज में। वो हाँ, थियरी पूरी है, थ्योरीज। थियरी है, मान लो थियरी है, कुछ नहीं। ठीक है, तो हम उसमें मैंने बोला ना 10 पद्धति है, 10 मेथड्स आते हैं। तो पहले तो आप जो है उसके हिसाब से आप चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा, जो प्रैक्टिकल चार्ट है वो वहां कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि आप जो चार्ट बना दे आप है उसका करंट जो प्रॉब्लम है वो मैच होना चाहिए। मैच होना ठीक है, चाहिए। हाँ, कोई भी 5वां भाव है तो पुत्र का है, 7वां भाव है तो वहां पुत्र का भाव दिया है, लेकिन 7वां भाव है तो मैरिज का। ठीक है, 11वां भाव है तो आई का या फ्रेंड सर्कल का, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो उस भाव से पकड़ के आपको ऐसा चार्ट बनाना पड़ेगा कि भाई ये पूर्व जन्म में भी जो लिखा हुआ है वो अप्लाई हो जाए, क्योंकि नाम दिया हुआ है, समझ रहे हो आप, नाम दिया हुआ है कि भाई ये प्रदेश में पैदा हुआ है, खुद का नाम दिया हुआ है कि आपका पिछले जन्म का नाम ये है। तो जो नामकरण है उसको टैली करना है, और जो उसमें सीनफुल कर्मा दिखा, हीनियस कर्मा लिखा है, जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया था उसका फल आप भोग रहे हो, तो वो भी टैली होना चाहिए। जो आपने पास्ट लाइफ के कर्म का जो चार्ट बनाया उसके साथ टैली होना चाहिए, तब जाके वो कंप्लीट हो सकता है। तो इसके लिए 10 मेथड है, ज्यादा है लेकिन मैं मिनिमम 10 ले रहा हूँ। उसको जब आप समझोगे तब जाके आप उसको डिकोड कर पाओगे, और ये समझने की पहली चाबी ये किताब है। तो मैं ये उचित समझता हूँ कि अब हम इस अगले अंक में इसके व्यवहारिक पक्ष को, एप्लीकेशन पार्ट को देखने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आदरणीय हेमंत भट्ट साहब, आपने इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट पे प्रकाश डाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारी जिज्ञासा होंगी उसको हम अगले अंक में आपसे जरूर पूछेंगे।